नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल कुमार सिंघानिया और आप देख रहे हैं साहिल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हमने जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के बारे में हमने पढ़ा और बिस्मार्क के विलियम प्रथम ने अपना प्रधानमंत्री बना चुका था। और आज हम पढ़ेंगे जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के क्या भूमिका रहा, क्या योगदान रहा, है ना। तो आइए देर ना करते हैं, डायरेक्ट हम टॉपिक पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि बिना कुछ किए किसी का जय जयकार नहीं होता, बिना कुछ किए किसी का जय जयकार नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए किसी का जय जयकार नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक पड़े ना पत्थर पर हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो आइए इसी के साथ हम अपने नए टॉपिक के आज शुरुआत करते हैं, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान। जर्मनी 300 छोटे बड़े टुकड़ों में विभाजित था। बड़े टुकड़ों में विभाजित था। ये 300 छोटे बड़े टुकड़ों में जो था विभाजित था। और इस पर ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क का अधिकार था। और ऐसी स्थिति में जर्मनी को एकीकरण करना बहुत ही कठिन हो चुका था। और आपको जब पता है कि विलियम प्रथम से पहले यहाँ के जो शासक थे फ्रेडरिक विलियम थे, जो रूढ़िवादी थे, वो ऑस्ट्रियाई शक्तियों से संघर्ष नहीं करना चाहते थे, घबराते थे। इनके मृत्यु के बाद ही जो पर्सा के शासक बने थे विलियम प्रथम बने थे। प्रसा के शासक विलियम प्रथम बने थे। हालांकि देखिए, और आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखे तो जनरली राजा का नाम चेंज नहीं होता, सिर्फ उसका नंबरिंग चेंज होता है। जैसे आपने देखा होगा कि उस समय नाम था, पढ़ते थे लुई 14, लुई 15, लुई 16, यानी लुई करते करते है जो 18 तक चला जाता था। तो इस प्रकार से जो राजा थे उनके नाम सिर्फ नंबरिंग के अनुसार से ही चेंज किया जाता था। तो विलियम प्रथम जब है जो बने तो इन्होंने बिस्मार्क को अपना है जो चांसलर पद पर नियुक्त किया था, जो पिछले क्लास में हम बताए थे। चांसलर पद पर नियुक्त किया था बिस्मार्क को, चांसलर पद पर बिस्मार्क को नियुक्त किया था, यानी कि अपना चांसलर बनाया था। और इन्होंने जर्मनी के एकीकरण करने के लिए अपने सेना में वृद्धि की और इसी के लिए इन्होंने एक रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। रक्त एवं लौह की नीति, एक परीक्षा में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था, तो बिस्मार्क ने अपनाया था। रक्त एवं लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाया था। और इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने ना फ्रांस से दोस्ती कर ली। इन्होंने जाकर के फ्रांस के साथ एक संधि कर ली कि हम संघर्ष किससे करेंगे, आपको कुछ कहना नहीं है, आपको बीच में आना नहीं है। और इसके बाद जो है इन्होंने क्या किया कि क्योंकि ऑस्ट्रिया के शक्ति के बराबर ये हो चुका था प्रसा, और इसीलिए किसी भी मायने में इससे कम नहीं था, इसलिए बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ में अपना हाथ मिला लिया। और हाथ मिलाने के बाद मात्र 1864 ईस्वी में, यानी 1864 ईस्वी में ये ऑस्ट्रिया और प्रसा मिल करके क्या किया कि डेनमार्क पर अपना आक्रमण कर दिया। और इस युद्ध में ये डेनमार्क की क्या हो गई, हार हो गई। और डेनमार्क की हार होने के बाद प्रसा ने क्या किया कि प्रसा ने क्षेत्रों को डिवाइड कर दिया। प्रसा ने है जे 2 क्षेत्र को जीते, एक का नाम था सेल्सविक, और सेल्सविक को प्रसा ने अपने नेतृत्व में रखा। और एक था होल्स्टीन। आप जब नक्शा में देखिएगा तो प्रसा के नीचे वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, ऑस्ट्रिया है। तो ऑस्ट्रिया जो है, ये ऑस्ट्रिया के देखिएगा तो ऑस्ट्रिया जो है ना, ये दे दिया किसको, ऑस्ट्रिया को होल्स्टीन दे दिया। और होल्स्टीन देने के बाद यानी इस प्रकार से सेल्सविक पर प्रसा का अधिकार हुआ और होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हुआ। और यहाँ पर बिस्मार्क ने क्या किया, यानी कि ये होल्स्टीन जर्मनी में पड़ता था, तो यहाँ पर जाकर के इन्होंने ना जर्मनी राष्ट्रवादी भावनाओं को क्या कर दिया, भड़का दिया। क्यों भड़का दिया, देखिए ऐसे भी इन्होंने कहा कि देखो तुम जर्मनी के हो, जैसे हम इंडिया का है, भारत का है, अब हम भारत के रहने वाले हैं और हमारे ऊपर किसी अदर देश का कब्जा हो जाए
तो निश्चित है कि भारत के अगर किसी भी क्षेत्र में रहेंगे तो हमारा देश भारत है, हमारा धर्म मतलब राष्ट्र भारत है, तो हम राष्ट्र की बात से हुए यानी इंडियन मैन हुए। और ऐसी स्थिति में किसी का कब्जा कर ले तो निश्चित है कि हमें भारतीय लोगों का सपोर्ट करना चाहिए, ना कि दूसरे लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर इसी प्रकार से इन लोगों ने क्या किया ना कि हॉस्टीन में जो है जर्मनी राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़का दिया। यानी जर्मन राष्ट्र यानी नेशन होता है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो अलग से बना देंगे। और राष्ट्रवाद भावनाओं को यानी कि राष्ट्रवादी जो भावना होता है ना, ये लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना को भड़का दिया। और यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया के सेना थे, यहाँ के जनता जो है इनका क्या करने लगा, विरोध करने लगा। और विरोध करने लगा, हालांकि इनका संकोच था कि अगर ये यहाँ पर सेना भेज देंगे तो ये बोले कि जाएगा किधर से, यहाँ से ना जाएगा, हम यहाँ रोक देंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में इसने है जो जर्मनी में राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़का दिया, क्योंकि पहले जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं का मतलब अभाव था। लेकिन यहाँ पर जब क्रांति की लहर शुरू हो गई तो यहाँ पर एकीकरण की लहर जब शुरू हुई तो यहाँ पर हॉस्टिन में भी इन्होंने क्या किया, जर्मनी राष्ट्रवादी भावनाओं को उजागर किया और जिससे ऑस्ट्रियाई सेना को विरोध करने लगा। और जब यहाँ पर ऑस्ट्रिया के सेना प्रासा से होकर गुजरना शुरू किया तो प्रासा ने कहा कि इधर कहाँ, इधर नहीं जाने देंगे, बैरियर लगा दिया यानी रोक दिया, है ना। जिससे अगर मान लो सपोर्टेड आप भी किसी क्षेत्र से हो और आपको अदर क्षेत्र का कब्जा कर ले है तो बीच वाला अगर कहेगा कि आप उसका विरोध करो, इधर से अगर कोई आता है तो हम क्या कर लेंगे, रोक लेंगे। तो इसने ऑस्ट्रिया का विरोध करना शुरू कर दिया, उसके सेना का विरोध करना शुरू कर दिया। और जब ऑस्ट्रिया के सेना, क्योंकि इसको प्रासा से होकर ही गुजरना पड़ता था और कोई रास्ता नहीं था, तो प्रासा से होकर गुजरने से बिस्मार्क ने क्या कर दिया, रोक लगा दिया कि हम इधर से नहीं जाने देंगे। और अंततः आपको पता है कि इसी समय इटली में भी है, जो आप इटली के एकीकरण में देखे थे कि इस समय इटली में भी एकीकरण हो चुका था सेम टाइम में। और ऐसी स्थिति में ये मतलब थोड़ा सा तंग आकर के 1866 ईस्वी में 1866 ईस्वी में एक युद्ध की घोषणा कर दी, जिस युद्ध का नाम है शेरोवा का युद्ध। शेरोवा का युद्ध, शेरोवा का युद्ध, शेरोवा का युद्ध हुआ 1866 में। शेरोवा का युद्ध हुआ, ये अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में कि शेरोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो शेरोवा का युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच। शेरोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच जो हुआ था, ये कोची का युद्ध हुआ था, शेरोवा का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की सेना बुरी तरह से प्रासा की सेना से हार गई। और ऐसी स्थिति में ये पूरे सेल्सविक और होल्स्टीन पर भी ये किसका अधिकार हो गया, प्रासा का अधिकार हो गया। अब आया बारी फ्रांस की। फ्रांस कहा कि तब हमको जो कहा था वो दो, है ना, संधि जो किया था तो अब हमको दो। तो कहा कि बढ़िया बढ़िया हार गया, तुमको क्या देंगे, आओ बढ़िया बढ़िया हार गया। वो देहाती में कहावत है ना, बढ़िया बढ़िया हार गया तो गदावा चला है पानी ना पे, वही वाली बात है ना। तो ऐसे स्थिति में ये फ्रांस के साथ ना देने से मना कर दिया और ये स्पेन के युवराज का सहायता ले लिए बिस्मार्क ने। और यहाँ पर फ्रांस के साथ ना दोनों के बीच युद्ध हो गई। दोनों के बीच 1870 ईस्वी में युद्ध हुआ और इस युद्ध का नाम था सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध, देखिए अक्सर पूछा जाता है सेडोन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। सेडोन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो सेडोन का बीच हुआ था फ्रांस और प्रासा के बीच। फ्रांस और प्रासा के बीच जो है सेडोन का युद्ध हुआ था, ये याद रखिएगा। फ्रांस और प्रासा के बीच सेडोन का युद्ध हुआ और इस युद्ध में ना फ्रांस की क्या हो गई, हार हो गई। और तब जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट, और वहाँ पर एक संसद होता है। संसद के मतलब हम बताए थे पिछले क्लास में भी कि जनप्रतिनिधियों की सभा को ही संसद कहते हैं। और जर्मनी में इसको यानी प्रासा में इसको जो है डायट बोला जाता है। तो जनप्रतिनिधियों की सभा को संसद कहते हैं और ये फ्रैंकफर्ट नाम के जगह पर थे। फ्रैंकफर्ट नाम के एक स्थान है, वहाँ पर एक संसद हुआ करता था जिसे फ्रैंकफर्ट कहा जाता है। फ्रैंकफर्ट संसद के नाम से जाना जाता है। और फ्रैंकफर्ट संसद में ना 10 मई 1871 ईस्वी को 10 मई 1871 ईस्वी को 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई और इस संधि में जर्मनी जो है एक राष्ट्र के रूप में उभर करके आया और जर्मनी का एकीकरण
क्लियर हो गया। यानी हम कह सकते हैं ना कि इससे क्वेश्चन भी आता है कि विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था, कैसे? विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था, कैसे? आप खुद सोच सकते हो कि जब इसके जगह पर अगर फ्रेडरिक विलियम था, वो तो लड़ नहीं रहा था, अगर फ्रेडरिक विलियम के बाद भी कोई शासन बनता तो ये निश्चित थोड़ी था कि उन्होंने अपना बिस्मार्क को ही चुनता। अब डायट में इनके यहाँ एक प्रतिनिधि के रूप में थे, कूटनीतिक के रूप में थे बिस्मार्क, लेकिन ये कन्फर्म थोड़ी था कि इन्हीं को चुनता। अगर मान लो इनको ऐसा कंफर्म नहीं था, इसलिए जब विलियम प्रथम जब उनका भाई थे और ये जब सत्ता संभाले तो ये कूटनीतिक यानी अपने डायट यानी संसद में से एक कूटनीतिक व्यक्ति बिस्मार्क को उठाया और इनको अपना चांसलर बना दिया। इन्होंने भी बखूबी है जो रक्त एवं लौह की नीति द्वारा है जो जर्मनी का एकीकरण के कार्य पूरा किया। यानी हम कह सकते हैं कि विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और ऐसे ही जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि हर कमेंट हम आपके पढ़ते हैं और आपके दिए हुए कमेंट के अनुसार ही हम आगे के कार्य करते हैं। और अगर किसी भी तरह के आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो उस टॉपिक का नाम लिख करके कमेंट में भेजें और उस पर हम निर्णय लेंगे और वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।